नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा चौथा वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के 3 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, तो उन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम रखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। तो इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा 2016 के लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स हमने आपके लिए बनाया है, जिसमें कि आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज। तो 1 स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए ये होने वाला है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके हमें 9506742546 पर व्हाट्सएप करिए। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस के लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए। अगर इससे भी आपको जुड़ना हो तो लोअर पीसीएस लिख करके इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत के किस राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है जिसका शासन स्त्रियों के हाथों में था? चोल, पांड्य, चेर, चालुक्य। ABCD। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है पांड्य। ठीक है, तो पांड्य भारत के प्राचीनतम राजवंशों में से एक राजवंश रहा और पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी मदुरा। मुसलमान इसे माबर कहते थे, जिसे हम आज मदुरई के नाम से जानते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि ये मदुरा मथुरा के अनुकरण पर किया गया था और पांडवों के साथ जो है इनका रिश्ता, तो उस समय महाभारत के काल में भी इनका जिक्र जो है किया गया है पांड्यों के बारे में। ठीक है, तो मेगास्थनीज कहता है कि पांड्य जो देश था उसमें स्त्रियों का शासन था। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं मदुरा में पहुंची थी। ठीक है, अब आ गए हम दूसरे प्रश्न पे। ऋग्वैदिक देवताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या है? इंद्र को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। दूसरा, इस काल में देव यानी आकाश नामक देवता की चर्चा नहीं मिलती। और पूछा जा रहा है कि इन दोनों कथनों में से कौन से सही है? तो ABCD। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो देखिए, इंद्र को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता है, ये तो सही है, लेकिन इन्हें सबसे प्राचीन नहीं माना जाता। और जो आकाश नामक देवता हैं इनको सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो हमें दूसरे का उत्तर मिलता है D, न तो 1 और ना ही 2। ठीक है, तो देव आकाश को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। अगले प्रश्न पे हम आ गए, तीसरे प्रश्न पे, और आर्ट एंड कल्चर से ये प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी गंधार कला की विशेषताएं हैं? तो 3 चीजें पूछी जा रही हैं। यह यथार्थवादी शैली है, इस कला को परमार शासकों का संरक्षण मिला था और इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जाना जाता है। तो अब इसका उत्तर हमें खोजना है कि इसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, यह यथार्थवादी शैली है, ये तो निश्चित रूप से सही है और इसे भारतीय यूनानी कला के रूप में जाना जाता है, निश्चित रूप से ये सही है। इसे परमार शासकों ने संरक्षण दिया, ये गलत है और इसलिए 1 और 3 सही है। अतः तीसरे का हमारा उत्तर A है। आइए देखें, तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्ति पूजा में आस्था रखते थे
और गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय शैली यूनानी रोमन थी, इसलिए इस यानी गांधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंद यूनानी कला भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और अब आ गए हम चौथे प्रश्न पे। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा से सही सुमेलित हैं? तो पूछा जा रहा है कि खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर, उस्र सिर्फ मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर, और खुम्स लूट का माल या भूमि में गड़ा हुआ धन। तो कौन कौन से इन तीनों में से सही सुमेलित हैं? तो चौथे का जल्दी से उत्तर दीजिए। तो देखिए 1, 2, 3 ये तीनों सही सुमेलित हैं। आइए व्याख्या देखें। तो डी इसका उत्तर हमारा होगा। और 5 प्रकार के जो है करों की बात सल्तनत काल में हमें मिलती है। तो उस्र सिर्फ मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, तो खराज की तुलना में ये कम वसूली होती थी इसकी, मुसलमानों से कम हिंदुओं से ज़्यादा। मुस्लिम राज्य था ना, तो ये काफिर थे हिंदू जो उसमें रहते थे, तो विभिन्न तरीके से इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। खराज क्या था? तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था और इसकी दर काफ़ी अधिक थी, 1/4 या 1/3। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो लगभग कुल उपज का 50% ये थी। खुम्स क्या था? तो लूट का माल या भूमि में गड़ा धन था। तो लूट के माल की भी चर्चा राज्य के राजस्व में उस समय होती थी। ठीक है। जकात क्या था? तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जो मुस्लिम अमीरों की आय व संपत्ति पर 2.5% के रूप में लगता था, इस्लाम के लिए खर्च होता था। जजिया क्या था? तो एक मुस्लिम शासन में रहने वाले गैर मुस्लिमों यानी काफिरों से लिया जाने वाला कर था जजिया। आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न पे आ गए। नेशनल मूवमेंट से हमारा ये प्रश्न है। माउंट बेटन योजना के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, इन पे आपको विचार करना है। पहला कथन क्या है? विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण होगा, ये कहा गया। सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा कि वो अगर विभाजन होता है तो किसके साथ रहेगा। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। और चौथा हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। पूछा जा रहा है कि इन चारों कथनों में सही कौन से हैं? तो कथन 1 व 2 सत्य है, कथन 1 व 2 3 सत्य हैं, 2, 3 और 4 सत्य हैं। तो देखिए इसमें से सभी सत्य हैं। आइए जो है व्याख्या देखें। तो डी इसका उत्तर होगा। तो 3 जून 1947 को प्रस्तुत माउंट बेटन योजना, जिसे जन साधारण ने मन बाटन योजना कह करके पुकारा और यही भारतीय स्वतंत्रता की आधार बनी। तो क्या इसके प्रमुख प्रावधान थे? तो कहा गया कि हिंदुस्तान को 2 हिस्सों, एक तो भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं की बैठक होगी और वो जो भी निर्णय लेंगी कि बंगाल और पंजाब का भी विभाजन करना है या नहीं, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत असम के सिलहट में जनमत संग्रह द्वारा पता लगाया जाएगा कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत खान अब्दुल गफ्फार खान वाला, तो वो तो पाकिस्तान में चला गया। भारत या पाकिस्तान में से किसके साथ रहना चाहते हैं, इसके लिए जनमत संग्रह होगा। और सिंध को कहा गया कि वो अपना निर्णय स्वयं लेगा। अब आ गए हम 6ठे प्रश्न पे। तो कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, ABCD। तो इसका उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी के साथ मिलके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इनके बारे में और भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो उत्तर हमारा बी है। 7वें प्रश्न पे आ गए और महाराजा रणजीत सिंह के से संबंधित कुल 4 कथन यहाँ पे दिए गए हैं।
पढ़ते हैं एक एक करके। महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि शाह सूजा ने प्रदान की थी। प्रारंभ में उनकी यानी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की भू राजस्व व्यवस्था बटाई प्रथा पर आधारित थी। ये सरकार खालसा के नाम से शासन करते थे। एक फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। अब पूछा जा रहा है कि इन चारों कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि शाह सूजा ने नहीं दी थी, बल्कि अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। हालांकि ये कहने पे अभी भी पंजाब के लोग भड़क जाते हैं, लेकिन खैर हमारे यहाँ ये प्रश्न पूछता है तो ये तो गलत है। और जब पहला गलत है तो हमारा उत्तर ये है कि 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 2, 3, 4 सही है और पहला क्या है, गलत है। तो ये पूरी बात जो है यहाँ पर लिखी गई है। महाराजा रणजीत सिंह के भू राजस्व व्यवस्था को काफ़ी जो है विस्तार में कवर किया गया है। तो भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ में बटाई पर आधारित थी। 1792 से 1823 तक ये चलती रही। इसमें कर वस्तु के रूप में लिया जाता था। दूसरा 1824 से 34 तक चली। इसे कंकूत व्यवस्था के नाम से जाना गया, आदि आदि। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सिप द्वीप कहा जाता है? कनारी द्वीप को, मदिरा द्वीप को, फरो द्वीप को, वेलिंगटन द्वीप को? तो सीधा सीधा फैक्ट है और निश्चित रूप से इसका उत्तर है फरो द्वीप। 8 का हमारा उत्तर है सी। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या पढ़ लें। ये कम जाना पहचाना फैक्ट है तो इस पे बात कर लें। तो फरो या फायरो नॉर्वेजियन सागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित एक द्वीप समूह है। ये डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त शासी प्रांत है, तो ऑटोनॉमी इसके पास है। इसी द्वीप समूह को सिप द्वीप के नाम से जाना जाता है। कुल 1400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यह फैला है और 18 कुल बड़े द्वीप और 779 द्वीप इसमें शामिल हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पे 50,322 लोग रहते हैं। 1035 से लेकर 1814 तक ये नॉर्वे के पास क्षेत्र था। कील की जो संधि हुई उसने के अनुसार नॉर्वे ने इसका नियंत्रण डेनमार्क को सौंप दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस एक गवर्नमेंट की स्थापना हुई और ये माना जाता है कि फरो की संसद दुनिया की सबसे पुरानी संसद है और यह 1000 साल से अधिक पुरानी है और इस समय इसमें 33 सदस्य हैं। तो अगले प्रश्न पे आ गए। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है? कनारी धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्योरोसियो धारा, ओयासियो धारा, ABCD। तो इसमें उत्तर है क्योरोसियो धारा शीत महासागरीय धारा नहीं है। आइए व्याख्या देखें। तो महासागरों एवं महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में होने वाले प्रवाह को हम धारा कहते हैं और भौतिक गुणों के आधार पर 2 तरह की धाराएं होती हैं, गर्म तथा ठंडी धारा, और इनके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न पे आ गए हम। तो निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है, खून की वर्षा? इटली, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, ABCD। तो इसका उत्तर है A, इटली। आइए व्याख्या देखें। तो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म, शुष्क तथा रेत भरी हवा को सिराको कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। सिराको हवा बालू के कणों से युक्त होती है, खूब बालू लेकर के चलती है और ये सागर से नमी धारण करती है। तो बालू साथ में है, सागर से नमी धारण कर ली, अब ये इटली में वर्षा करती है। तो बालू के कणों के कारण इसकी बूंदें जो होती हैं वो लाल दिखाई देती हैं और इसीलिए इसे रक्त की वर्षा या रुधिर वर्षा कहते हैं।
और सिराको हवा को इटली में खमसीन और ट्यूनेशिया में गिबली कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ गए। अब यहां से शुरू हो गया इंडियन पॉलिटी का पहला प्रश्न। कौन सा सिद्धांत नीति निदेशक तत्वों में उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? तो कुल 3 तरह के नीति निदेशक सिद्धांत है। एक तो पश्चिमी उदारवादी विचारधारा, एक समाजवादी, एक गांधीवादी। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत जो नीचे दिया गया है निदेशक तत्वों में उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। तो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करना, कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना। तो देखिए इनमें से ये जो तीनों हैं, तीनों के तीनों उदारवादी विचारधारा के तहत ही हैं और इसलिए उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है और 11वें का हमारा उत्तर है डी। तो आइए जो है यहाँ पे व्याख्या देखें। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 में समस्त देश के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित है। अगले प्रश्न पे हम आ गए। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? रेसिड्यूअल पावर की बात की जा रही है। देखिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, राज्य सूची, केंद्र की सूची, समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों में, इन तीनों लिस्ट में जो चीजें नहीं लिखी गई हैं उसे अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है। और इसलिए अब बताइए कि ये किसके हाथ में होनी चाहिए? तो निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के हाथ में होती है। 12 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य समाविष्ट हैं? तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो कौन कौन से सत्य हैं ये जो है हमको बताना है। तो विचार की स्वतंत्रता ये तो कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो कहा गया है, न्याय की स्वतंत्रता ये भी कहा गया है, लेकिन ये नहीं कहा गया, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। और इसलिए ये तीसरा नहीं होगा और 1, 2, 4 होगा। तो 1, 2 और 4 सत्य हैं। ये तो जो है डी में है और इसलिए 13 का हमारा उत्तर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा किन भाषाओं को जोड़ा गया? कोंकणी मैथिली मलयालम, नेपाली कन्नड़ कोंकण, कोंकणी मैथिली नेपाली, कोंकणी मणिपुर नेपाली। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। और 14 का हमारा उत्तर है डी, कोंकणी मणिपुरी नेपाली। थोड़ा सा इसकी व्याख्या को देख लें, आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। इनको 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन से बढ़ाकर 22 कर दिया गया। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को और 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कुल 3 कथन इस संबंध में दिए गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय जीव वैज्ञानिकों का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में पृथ्वी के समस्त यूकेरियोटिक जैव विविधता के जीनोम को सूचीबद्ध करना है और इस प्रोजेक्ट की अवधि 10 वर्ष है। तो इन तीनों कथनों में से सही कूट का चयन करके बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं।
और इनमें से सभी कथन ही सही हैं, इसलिए सी हमारा उत्तर है। आइए व्याख्या देखें, ये महत्वपूर्ण तथ्य है तो पूरा पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जीव वैज्ञानिकों ने अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट नामक परियोजना प्रारंभ की है, जिसमें अगले 10 वर्षों तक विश्व के एक एक ज्ञात पशु, पौधे और फफूंद प्रजाति फंगल स्पीसीज के डीएनए का अध्ययन किया जाएगा और इसके लिए 1.5 मिलियन अलग अलग जीनोम को क्रमबद्ध किया जाएगा, जिस पर अनुमानतः $4.7 बिलियन का व्यय आएगा। तो काफ़ी बड़ा काम है। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट के तहत पृथ्वी के समस्त यूकेरियोटिक जैव विविधता के जीनोम को अनुक्रमित करना, सूचीबद्ध करना और उनकी विशेषताओं पर उत्कृष्ट संदर्भित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न, गैस वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किन गैसों का मिश्रण उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन। ABCD जल्दी से उत्तर दीजिए और इसका उत्तर है सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। आइए व्याख्या देखें। तो एसिटिलीन को एथीन भी कहते हैं। गैस वेल्डिंग हेतु ऑक्सीजन व एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक उपयुक्त होता है और इसका उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने और कच्चे फलों को पकाने में भी किया जाता है। अब आ गया सुमेल करने वाला प्रश्न। तो एक तरफ तो है चाक, बुझा हुआ चूना, जिप्सम चूना, दूसरी तरफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। अब इसको जो है सुमेलित करना है हमें। तो देखिए चाक, कैल्शियम कार्बोनेट ये थोड़ा सा अधिक जाना पहचाना फैक्ट है और इसलिए हम इसी का मिलान करते हैं। तो A का 3 तो A का 3 हमको कहाँ मिलता है? केवल A में ही मिलता है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, A हमारा उत्तर है। तो चाक, कैल्शियम कार्बोनेट ये पता होता तो ये प्रश्न हल हो जाता। तो चाक कैल्शियम कार्बोनेट, बूझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और चूना कैल्शियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। हाल ही में जारी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है, जारी की जाती है ये इंडेक्स, और इस सूची में भारत को 53 देशों में 40वें स्थान पर रखा गया है। पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सत्य हैं। तो ये तो असत्य है क्योंकि ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी नहीं होता है और ये दूसरा सही है। तो बी इसका उत्तर है 18 का, केवल 2 सही है। तो आइए व्याख्या देखें। तो इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया जाता है और कुल 53 देश इसमें थे। भारत 40वें स्थान पर इसमें रहा। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 से ये प्रश्न पूछा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम क्या थी? जीवन को प्रकाशमान बनाना, भारतीयों के जीवन को सरल बनाना, संपूर्ण विश्व का विश्व गुरु बनना तथा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होना। तो सी इसका उत्तर है, जीवन को सरल बनाना। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2020-21 की थीम रही जीवन को सरल बनाना, यानी ईज ऑफ लिविंग के संपूर्ण विषय वस्तु पर आधारित रहा और जीवन सुगमता को 3 प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है। पहला कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास, दूसरा आरोग्य जल और स्वच्छता और तीसरा शिक्षा और कौशल। 20वें प्रश्न पर हम आ गए। यहाँ भी सुमेलन करना है। सूची 1 में है एल्युमिनियम की कंपनियां और सूची 2 में है
वो किस स्थान पर अवस्थित है। तो देखिए इसमें सबसे आसान हम लोगों के लिए, चूंकि हम लोग इधर हैं, तो हिंडाल्को रेणुकूट हम जानते हैं। तो अगर B का 4 है तो D नहीं होगा और A नहीं होगा, B और C में से कोई एक उत्तर होगा। ठीक है, B और C में से कोई एक उत्तर होगा और B इसका उत्तर है। आइए देखें, तो बालको कोरबा मध्य प्रदेश में है। 11 जनवरी 1969 को इसकी स्थापना हुई और ये सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम फैक्ट्री है। पूर्व में सोवियत संघ के सहयोग से इसे बनाया गया था। हिंडाल्को ये रेणुकूट में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। स्थापना 1962 में इसकी हुई। आदित्य बिरला ग्रुप की ये कंपनी है। यहाँ एल्युमिनियम एवं तांबा का उत्पादन होता है। मई 2007 में हिंडाल्को द्वारा नाविल्स का अधिग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका USA के सहयोग से हुआ है और नाल्को कोरापुट उड़ीसा में है। ये 7 जनवरी 1987 को स्थापित हुई। तो ये भी असल में एक हेडिंग थी। ठीक है, और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को, इसकी 2 एल्युमिनियम इकाइयां हैं, एक हीराकुंड उड़ीसा और दूसरा अलुपुरम केरल, और यह प्लांट कनाडा के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने देखा। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि को कितने कालों में विभक्त किया जा सकता है? ABCD 5 3 4 2। तो इसका उत्तर है भारत में जनसंख्या वृद्धि को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। C उत्तर होगा। तो देखिए, स्थिर जनसंख्या की अवधि 1901 से 1921 तक मानी जाती है। धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या 1921 से 51, तीव्र वृद्धि 1951 से 81 और जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट 81 के बाद की कहानी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान हैं, निम्न में से कौन सा शोध संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है? पशु जैविक औषधि अनुष्ठान, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए, और इसका उत्तर है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। ये लखनऊ में स्थित नहीं है। तो 22 का C हमारा उत्तर है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, विरल V आचार्य और MK जैन। ABCD, इसका उत्तर है C, विरल V आचार्य। तो ये करंट का पहला प्रश्न हम लोगों का था। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल V आचार्य द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए उनकी खोज को ये चित्रित करती है पुस्तक। 24वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। थुडीयुरुलिपारा पहाड़ी, जिसे जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। 24 ABCD। B इसका उत्तर है। ये पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे हम आ गए। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। पूरी इसकी कहानी देख लें, ये आपने सुना नहीं होगा ज़्यादा। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक बिल लाया गया और 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 3 तलाक के खिलाफ कानून की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए है। इस दिवस को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई है।
तो इस प्रकार से कुल 25 प्रश्नों को हमने एक क्रम से देख लिया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये मार्क टेस्ट आपको कैसा लगा। अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुमूल्य समय दे करके आपने इस मार्क टेस्ट में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।